So hi everyone, again this is हरमनप्रीत सिंह एंड तो कैसे सब बढ़िया। तो यार कैट की जर्नी शुरू हो चुकी है, पहले ही हो चुकी थी वैसे तो बहुत टाइम पहले, पर अभी फाइनल लेग आ चुका है, कैट का फॉर्म आउट हो चुका है। एंड अभी बात करते हैं थोड़ा प्रॉब्लम के बारे में जो भी फेस करते हैं लोग। मोस्टली लोगों को दिक्कत आती है वर्क एक्स के टाइम पे। तो यार तुम अपना वर्क एक्स भर देना, अगर तुम करंटली वर्किंग हो तो भी भर देना। इट डजेंट मैटर तुम्हें 1 मंथ हुआ काम करते हुए या 2 मंथ, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद जब दोबारा तुम कॉलेजेस के फॉर्म भरोगे उस फॉर्म्स में तुम्हें जो वर्क एक्स होगा उसकी जो लास्ट डेडलाइन होगी वो जुलाई का नहीं होगा इस ईयर का, वो नेक्स्ट ईयर का जनवरी होगा। तो बेसिकली तुम्हारे ये मंथ्स भी काउंट होंगे अगर तुम वर्क कर रहे हो कहीं भी किसी भी जगह पे, ठीक है। तो उसके अलावा बात करते हैं अभी स्टडी प्लान के बारे में। एंड स्टडी प्लान से पहले भी एक और चीज़ बात करते हैं। देखो वर्क एक्स में जो तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो होगी तुम्हारा पे स्लिप्स। तो तुम्हें फर्स्ट मंथ और लास्ट 2 मंथ्स का पे स्लिप रिक्वायर्ड होगा, ये कंपलसरी है, ऐसा ही होगा, ये लगेगा। अगर अभी नहीं भी हैं ये चीज़ें स्टिल अपना फॉर्म भर देना। तुम्हारे पास पे स्लिप्स नहीं भी हैं अगर स्टिल फॉर्म भर देना, बिना पे स्लिप के भर देना। और बाद में तुम्हें दोबारा मौका दिया जाएगा जब दोबारा फॉर्म रीओपन होंगे दिसंबर या जनवरी में, जब भी रिजल्ट आएंगे दोबारा फॉर्म रीओपन होंगे कॉलेजेस के, तुम दोबारा भर सकते हो, दोबारा तुम पे स्लिप्स दे सकते हो, ठीक है। तो ये होता है मेनली पार्ट। बाकी तो नॉर्मल सा फॉर्म है, नाम भरना है, चीज़ें भरनी है, वो तो तुम भर ही दोगे, ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं स्टडी प्लान के बारे में। मैं अभी स्टडी प्लान थोड़ा सा सोचा हूँ। तो यार देखो अभी अगस्त का वो टाइम पीरियड है जिसमें ना ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम अभी पढ़ना शुरू करोगे और तुम 100 परसेंटाइलर जो होगा बच्चा उससे कम्पीट कर लोगे, नहीं कर पाओगे। देयर इज़ अ डिफरेंस। कोई बंदा अगर जनवरी से मेहनत कर रहा है और तुमने अभी अगस्त में या जुलाई में मेहनत कर रहा था, या तुमने अभी अगस्त में शुरू किया मेहनत करना, तो तुम उससे काफ़ी पीछे चल रहे हो पढ़ाई के मामले में, तो उससे कम्पीट करना मुश्किल होगा। बट जो ये स्टडी प्लान है इससे एटलीस्ट तुम 90 परसेंटाइल तो क्रॉस कर सकते हो अगर तुम ढंग से करोगे तो। और 90 परसेंटाइल क्रॉस करने पे तुम्हें अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं अगर तुम्हारा प्रोफाइल भी थोड़ा अच्छा हुआ तो यार स्टडी प्लान के लिए ना मैंने ये सोचा है तो अभी स्टडी प्लान ऐसे शुरू करेंगे कि इंजीनियर्स का ना आरसी थोड़ा वीक होता है। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो वर्बल का पार्ट हमारा इतना अच्छा नहीं होता। हमें लगता है कि सिंपल सा इंग्लिश है कर लेंगे, कोई इतना सीन नहीं है, बट वर्बल इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो 2 आरसी मिनिमम कंपलसरी है, तुम्हें स्टार्टिंग में करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक आरसी साइंस के रिलेटेड आएगा, एक एनिमल्स के रिलेटेड आएगा, कुछ बायो के रिलेटेड आएगा, एक हिस्ट्री पे आएगा, एक फ़िलासफ़ी आएगा, एक पॉलिटी पे आएगा। तो इट डिपेंड्स कैसा किस बिहाफ पे आते हैं आरसी, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, कभी किसी का आएगा कभी किसी का, ऐसे ऊपर नीचे होगा। तो तुम सारे एक बार ट्राई करना, फिर तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें कौन सा अच्छा और कौन से 3 या 4 तुम्हें आरसी अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो आरसी ज़रूर करना, इसका प्रैक्टिस डेली रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का। एलआईडीआई में ना मोस्टली इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डीआई अच्छा होता है, लॉजिकल रीजनिंग इतना अच्छा नहीं होता, और क्वांट तो ठीक है, क्वांट तो बढ़िया होता ही है। और जितने नॉन इंजीनियर उनका वर्बल बहुत अच्छा होता है और लॉजिकल रीजनिंग उनका बहुत अच्छा होता है। और क्वांट में दे जस्ट नीड टू सिक्योर सर्टन अमाउंट ऑफ नंबर दैट कैन बी अचीव्ड बाय अर्थमेटिक पार्ट। तो अगर तुम अर्थमेटिक भी बहुत अच्छे से कर लोगे, उसके 8-9 क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें, और उसमें भी तुम्हारा 90 परसेंटाइल क्रॉस हो जाएगा ईजीली अगर तुमने सारे सही कर दिए तो कैट इज़ नॉट अबाउट कि तुम्हें सारा 100% पेपर सॉल्व करना है, इट्स मोर अबाउट कि सिलेक्टिवली अप्रोच से तुम्हें अच्छे से जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो वो करने हैं। क्योंकि सी आई टेल यू समथिंग, मे बी यू नो दैट, मे बी यू डोंट नो दैट, बट एलआईडीआई में अगर तुम एक सेट सॉल्व करते हो, ठीक है, 6 सेट आते हैं, अगर तुमने एक सॉल्व किया, अच्छे से सॉल्व किया, ठीक है, 4 क्वेश्चन हुए टोटल, वो 4 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया ना, तुम्हारा परसेंटाइल कन्फर्मली 75 परसेंटाइल से अबव आने वाला है ईजीली। 80 भी बोल दूंगा मैं, डिपेंड करता है एग्ज़ाम कैसा मुश्किल था, बट स्टिल इतना ज़्यादा वो मुश्किल होता है,
आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम मोटिवेटिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि अगर तुमने एक क्वेश्चन भी ढंग से पूरा अटैम्प्ट किया, 4 क्वेश्चन भी पूरे सही कर दिए एक अटैम्प्ट में अच्छे से, तो तुम्हारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। इससे तुम्हारा 95+ परसेंटाइल तो नहीं आने वाला, उसके लिए तो तुम्हें 2 सेट करने ही पड़ेंगे, मिनिमम 2-2.5 सेट करना पड़ेगा। बट तुम ये भी सोचो ना कि पता होता है यार हर बंदे को कि वो कितना कैपेबल है और उसका कितना एग्ज़ाम में स्कोर आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम मत मेहनत करो, तुम मेहनत ज़रूर करो भाई। 4 मंथ है तुम्हारे पास, अगस्त का मंथ है, तो अभी जैसे अगस्त का मंथ है, अगस्त के मंथ में रखा हुआ है कि 2 RC करना है मिनिमम। LRDI के 3 सेट करो और क्वांट का एक टॉपिक पर डे पे कर लो। जब तुम्हारा 15th डेट पे पहुंच जाओगे तुम 4 RC कर दो 2 की जगह पे, LRDI के साथ 5 कर दो और क्वांट के टॉपिक तुम 3 करने शुरू कर दो, 2 करने शुरू कर दो। फिर सितंबर का मंथ आएगा, वहाँ पे मॉक टेस्ट होगा जो मेनली पार्ट इंक्लूड होगा उसमें, और सेक्शनल टेस्ट होंगे। सेक्शनल टेस्ट 40 मिनट के होंगे, क्योंकि 40-40 मिनट के 3 सेक्शन होंगे कैट में, तो सेक्शनल टेस्ट भी देने शुरू कर देना। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक है। सी मॉक टेस्ट में अच्छे से नंबर नहीं आते कभी कभी। जब मैंने फर्स्ट अपना मॉक दिया था मेरे नंबर आए थे आई गेस 58-50 इसके आसपास ही राउंड थे, इससे ज़्यादा नहीं नंबर आए थे। बट सही बता रहा हूँ, अगर तुम जितनी गलतियाँ करना चाहते हो तो मॉक्स में कर सकते हो। मॉक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। मॉक्स का एनालाइज करना, एनालिसिस ऑफ द मॉक, वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पार्ट। और उन गलतियों को सीखना और वो गलतियाँ दोबारा नहीं करना, यही है मॉक का मेन मकसद। अगर तुम मॉक नहीं दोगे, तुम कैट के एग्ज़ाम में जाओगे और तुम्हारा वहाँ पे प्रेशर डीलिंग तुम्हें नहीं पता, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का नहीं आइडिया, तुम्हें ये नहीं मालूम कि कौन सा क्वेश्चन कितनी पेस में करना है, कहाँ पे उसको छोड़ देना है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना, सिलेक्टिवली अप्रोच कैसे रखनी है, कौन सा सेट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कौन सा क्वेश्चन है जो मैं सबसे पहले करूँगा, तो वो सब चीज़ें होती हैं, वो मॉक से तुम सीखोगे। मॉक का काम ही यही है। मॉक में तुम्हारे नंबर कभी नहीं आएंगे, कभी ढंग से आएंगे, और इससे तुम सिर्फ गलतियाँ कर करके ये सीखोगे कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। मॉक्स प्रैक्टिस का मतलब यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और नवंबर का जो मंथ होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ मॉक्स पे होगा। तुम्हें डेली मॉक करना है। तुम सुबह 2 घंटे दो मॉक्स को, या शाम को मॉक करो अगर तुम वर्क एक्स वाले हो। शाम को मॉक किया, रात को सोने से पहले एक बार एनालिसिस कर लो क्या क्या गलतियाँ हुई और क्या क्या क्वेश्चन सही करने वाले थे। अगर तुम वर्क एक्स वाले नहीं हो, तुम्हें यू आर जस्ट स्टिल ए स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर समथिंग, दैन तुम 5 बजे के बाद जब तुम्हारा कॉलेज ख़त्म होगा तुम मॉक दो। रात को फिर सोने से पहले तुम एक बार मॉक को प्रैक्टिस कर लेना। और जो स्टार्टिंग का पार्ट है जैसे अगस्त में है, तो अभी ऐसा होगा ना, मैंने पहले बोला था कि हम मेहनत बहुत स्पीड से शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, हम बहुत इनपुट देते हैं, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए हम शुरू में क्या करेंगे, हम शुरू में सिर्फ आधा घंटा देंगे RC को, 15 मिनट के 2 RC करने, इससे ज़्यादा नहीं करना। LRDA का जो सेट है उसको 40 मिनट देंगे, क्वांट का जो टाइम पीरियड है उसको भी आधा घंटा देंगे। तो टेक्निकली लम्प सम जो होगा तुम्हारा वो 1.5 से 2 घंटे के अंदर तुम्हारा टाइम पीरियड है जो तुम पढ़ने वाले हो, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे, वो 2 घंटे से 3 घंटे हो जाएगा, 3 घंटे से वो 4 घंटे हो जाएगा, ऐसा बढ़ता चला जाएगा। बाकी मेहनत करो, स्टे ट्यून्ड, और अगर स्टिल कोई हेल्प की ज़रूरत हो डू लेट मी नो।